तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गणित होता क्या है और उसको सीखने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि गणित को हम किस तरह से पढ़े, किस तरीके से पढ़े कि वो हमारे आसानी से याद हो जाए या हमारे आसानी से समझ में आए। याद तो होता नहीं है, समझ में आ जाएगा तो आपने गणित में बहुत कुछ कर लिया, अन्यथा आप गणित में वहाँ के वहीं रहोगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो गणित हमेशा करने से पहले, गणित को सीखने से पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें जान लेनी है संख्याएं कि संख्याएं क्या होती है, अंक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको गणित सीखने का तरीका। सबसे पहले तो हमें नंबर जान लेना है कि नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा मैथमेटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखने योग्य बातें यानी कि थिंग टू बी लर्न। ये होता है हमारी सीखने योग्य बातें, ग्रीक भाषा से लिया गया था। ठीक है, इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें चीज़ों को सीखना होता है। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति में चलते हैं, हमें जान लेते हैं कि क्या क्या डिजिट्स होती है हमारी, क्या क्या अंक होते हैं। तो हम उन चीज़ों को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो संख्या पद्धति में क्या होता है, आपको संख्या पद्धति में जान लेना है। सबसे पहले हमारा अंक क्या होता है। अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए जो गणित होता है उनकी संख्या यानी कि जैसे बहुत बड़ी संख्या होगी ना, जैसे 4425, इन संख्याओं को लिखने के लिए हमें डिजिट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, काहे की आवश्यकता होती है, अंकों की। तो अंकगणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये डिजिट्स कितनी होती है, ये 10 होती है, यानी कि संख्या कितनी होती है, 10 होती है। वे कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट होती है। ठीक है, जिनसे क्या होता है, जिनसे हम संख्याएं बनाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं डिजिट्स यानी के अंक। इन्हें क्या बोलते हैं, डिजिट्स यानी के अंक। इसे दशमिक प्रणाली कहते हैं। जो ये संख्या होती है ना, इसे बोलते हैं हम दशमिक प्रणाली। क्या बोलते हैं, दशमिक प्रणाली। ठीक है, क्या बोलते हैं, दशमिक प्रणाली। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, दशमिक प्रणाली। तो ये आपको जान लेना है कि इसको बोलते क्या है, ये होता है मेरा दशमिक प्रणाली। क्लियर होगी चीज़ें। अब चलते हैं हम संख्या की तरफ। ठीक है, संख्या क्या होती है, यानी कि हमारे नंबर्स। ठीक है, क्या, हमारे नंबर। अच्छा, नंबर क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ अंकों से हम जब बनाते हैं ना, तो अंकों से हमारी संख्याएं बनती है। ठीक है, अंकों से हमारी क्या बनती है, संख्या। तो विभिन्न अंकों के इकाई, दहाई, सैकड़े आदि के स्थान पर लिखने से या रखने से जो पद प्राप्त होता है वही संख्या कहलाता है। सपोज करो मैं इकाई, बहुत सारी बड़ी संख्या होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही संख्या हो। ठीक है, जैसे हम लिख दें, मैं लिख दूँ 6 इकाई के स्थान पर, 5 दहाई के स्थान पर, सैकड़ा 4, ठीक है, सैकड़े के स्थान पर, 1000 के स्थान पर 2 लिख दूँ। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 2456। तो अंकों से जो बनेगी वो हमारी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरा बच्चा, संख्या हमारी कहलाता है। यानी कि जो डिजिट से हमारी बनती है, अंक से जो बनता है, वो मेरी क्या कहलाती है, संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, संख्या। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, बात हुई थी अंकों की और संख्या की। तो अंक दशमिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं। ठीक है, उन अंकों से जो हमारी बनती है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जो हम लिख के एक संख्या तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं हम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्राकृत संख्या। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या होती क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जिन्हें हम गिनती की क्रिया में यूज़ करी जाए, जिनसे हमें क्या करनी है, गिनती। भाई किसी भी संख्या को हम गिनना स्टार्ट करें, देखो जैसे 1 2 3 4, आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया ना, आप कहते हैं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर हो रही है मेरे बच्चा। तो ये क्या होते हैं, जिन संख्याओं को गिनती क्रिया की जाती है उन्हें ही प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या होते हैं ये, 1
2, 3 ऐसे ही चलती रहती है और ये अनंत होती है। किसी भी संख्या की हम काउंटिंग करते हैं तो हमेशा, जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं तो हम उनकी गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्याएं भी 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली प्रणाली तो होती है हिंदी संकेत पद्धति। हिंदी संकेत पद्धति, हिंदी संकेत पद्धति। इनको लिखते कहीं से है बच्चा? ये होती है, देखो इनको तो आप शायद भूल भी गए होंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह से लिखते हो। 5 मैं पूरे लिख देता हूँ। 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये हो जाएगी 9। इस तरह से हम इनको लिखते हैं, ठीक है। अब तो बच्चे, आजकल के बच्चे तो इन्हें पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। हमें पहले बहुत पढ़ाई जाता था ये हिंदी, लेकिन अब इसे हमने विलुप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है बेटा मेरा हिंदी अरबी। क्या? हिंदी अरबी संकेत पद्धति। हिंदी अरबी संकेत पद्धति। ये क्या होते हैं? 1, 2, 3, बस इनको ही रख रहे हैं बस आज तक हम। अब इनको ही रट रहे हैं, अंग्रेज छोड़ के चले गए इन चीज़ों को। तीसरा होता है हमारा रोमन। ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्या होता है रोमन? क्या? रोमन अंक, रोमन संकेत पद्धति। रोमन संकेत पद्धति ये क्या होती है? जैसे हम 1 को लिखेंगे इस तरह से 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, इस तरह से 4 कर देते हैं, 5। आप जानते होंगे सब ये रोमन क्रियाएं होती है, ठीक है। क्या होती है? ये रोमन संख्याएं। तो प्राकृत संख्या समझ गए, ये गिनतियों की संख्या होती है। जब हम किसी संख्या को काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं और उनको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। ये प्राकृत संख्या 3 प्रकार से लिखी जाती है। पहला क्या होता है? हिंदी संकेत, दूसरा होता है हिंदी अरबी, तीसरा होता है रोमन संख्या पद्धति। और आपने जान लिया हिंदी संख्या पद्धति, ये बहुत अच्छी से पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, जो पुराने स्कूल्स थे। और जब से हमारा इंग्लिश मीडियम आया है तो भैया सब विलुप्त होती जा रही है। हिंदी भी अब तो ये मानो कि अब बस अंतिम पड़ाव पे ही है। अगर हमें जीवित रखनी है अपनी सभ्यता तो बेटा इन चीज़ों को हमें देखना होगा ज़रूर। चलो ज़बरदस्त तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं। सम संख्याएँ। सम संख्या क्या होती है? सब जानते हैं, इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? हमारा इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे क्या होती है हमारी इवन नंबर्स होती है। क्या होता है? इवन नंबर्स होता है। जैसे कि क्या सवाल से एक संख्या ले लेते हैं। कौन सी? एक संख्या लेंगे, मैं ले लेता हूँ 6। मैं इसे 2 से पूरी तरह डिवाइड करता हूँ तो 2 तिया 6, शेषफल कुछ नहीं बचा ना। अगर मैं ले लेता हूँ बेटा कितना, मैं 7 ले लेता हूँ। 7 को मैं 2 से भाग कर दिखा, इस तरह से करेंगे 2 तिया 6। तो ये एक जो शेष बचता है ना, ये नहीं बचना चाहिए। तो ये नहीं बचना चाहिए तो वो क्या होती है? मेरी सम संख्याएं होती है, ठीक है। इस तरह के जिसमें बच जाए तो वो क्या होती है? वो होती है मेरी विषम संख्या। वो क्या होती है? मेरी विषम संख्या। और 6 मेरी क्या हो जाएगी? सम संख्या। तो आई होप क्लियर हो रही है चीज़ें भाई। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, शेषफल कुछ ना बचे, यानी कि शेषफल 0 बचे, तो वो होती है मेरी सम संख्याएं। और वे सब संख्याएं जिसको हम 2 से विभाजित करें, शेषफल हमारा 0 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या बच जाए, वो होती है मेरी विषम संख्याएं, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विषम संख्याओं में मैं अभी पढ़ा चुका, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा सा बता देता हूँ। 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, जैसे कि क्या हो जाएगी? 3, ठीक है, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 से तो हो जाए, 2 तो हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह ना कटे, वो मेरी क्या होती है? विषम संख्याएं। वे क्या होती है? मेरी
विषम संख्या है। सपोज कर देखो मैं 5 को भाग करके दिखा दूँ बेटा, 5 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, शेष 1 बच गया ना। तो जिसमें एक शेष बच जाए, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, जिसमें एक शेष बच जाए वो मेरी क्या होती है, वो होती है मेरी विषम संख्या। बात केवल 2 से विभाजित की हो रही है, ठीक है, बात केवल 2 से विभाजित की हो रही है। नेक्स्ट आती है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, मेरी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, बिल्कुल ही प्राकृतिक संख्याएं होती है। आपको प्राकृतिक संख्या मैंने भी बताई कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी गिनतियों की संख्या होती है, जिन्हें हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं किसी भी संख्या को, वे मेरी प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन उस समुच्चय में यदि हम 0 ऐड कर दें, उस समुच्चय में मैं 0 ऐड कर दूं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक लेके जाऊँ उनको मैं, ये क्या होती है मेरी, ये होती है मेरी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या होता है मेरी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। बस बिल्कुल ये प्राकृतिक संख्या होती है, बस इसमें हम 0 डाल देते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को हम काउंट करते हैं, तो वे हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि मेरे होल्स नंबर ये हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेरे होल्स नंबर ये बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, पूर्णांक संख्या क्या होती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब देखो पूर्ण संख्या मैंने बता दी, लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याओं में धन और ऋण, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जैसे कि क्या बेटा, मैं लिख दूँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये 4। ये क्या हो जाएंगे मेरे, ऐसे नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये भी आगे तक जा सकते हैं, ये भी आगे तक जा सकते हैं। माइनस, ठीक है, और प्लस, इन दोनों को जब हम एक समुच्चय बना लेते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या जो होती है ना मेरी, पूर्ण संख्या 0 होती है। देखो इसमें 0 भी है, 0 तो मेरा क्या होता है, 0 मेरा इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है। 0 माइनस के संख्याएं और प्लस की संख्याओं को जो समुच्चय होता है वे मेरी बोली जाती है पूर्णांक संख्या। एक पूरा अंक होता है, ये पूरा अंक होता है, तो ये मेरा बोला जाता है पूर्णांक संख्या। इसमें माइनस के भी रखे जाते हैं और प्लस के भी रखे जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही संख्याओं को हम काउंट करते हैं, तो वे मेरी पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बहुत तेज़ी से, भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से, भाई मैं सपोज करो कोई संख्या है, कोई संख्या जो क्या है, प्राकृतिक संख्या, एक या अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये चीज़ें समझ में आई क्या। अब देखो, जैसे सपोज करो मैंने एक संख्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब देखो 5 1 से कटेगा, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये तो ये मेरी भाज्य संख्या नहीं है। मैं ले लेता हूँ 6,
देखो 6 1 से कटेगा, इसके गुणनखंड हम यदि मैं करूँ 1 से होता है। बस थोड़ा सा ये समझ लो कि एक और अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड आ जाए, एक और अपने आप, देखो 1 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये 1 से और 6 से कटता तो ये होती है मेरी अभाज्य संख्या, लेकिन ये किससे कट रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 1 और 6 अपने आप से और 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड यदि आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर उसको हम बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है क्या? 1 से एक अपने आप और 1 से अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड यदि आ जाता है किसी भी संख्या का तो वो मेरी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। 6 हो गया, 8 भी एक है, ठीक है। 8 में देखो 1 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, चलो 2 हो गए, एक और अपने आप। तो हम यहाँ तक ही अगर ये सीमित हो जाते हैं तो ये मेरी अभाज्य हो जाती, लेकिन ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये मेरी क्या होगी, ये मेरी भाज्य संख्याएं हो जाती है मेरा बच्चा, भाज्य संख्याएं हो जाती है। चीज़ें क्लियर हो रही है क्या? नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है मेरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मेरे? वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप से विभाजित हो, एक या अपने आप से ही विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। 5 के गुणनखंड देखो, गुणनखंड यानी कि एक और अपना आप के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो तो वो मेरी अभाज्य। अभी मैंने पीछे बताया ना, अभी आपको भाज्य में, अभी मैंने आपको भाज्य में बताया, तो इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, ठीक है। एक गुणनखंड 1 हो गया, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड होगा इसका 5, और कोई गुणनखंड बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब है ये मेरी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। एक या अपने आप से अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, और कोई गुणनखंड ना हो, वो मेरा क्या कहलाता है, मेरी अभाज्य संख्या कहला जाती है। क्या कहलाई जाती है? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सहभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है मेरा? सहभाज्य संख्या। तो असहभाज्य संख्या क्या होती है मेरी? 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे मेरी कहलाई जाती है असहभाज्य संख्या। सपोज करो मैंने ले लिया, देखो 8 और 15 मैंने ले लिया, इसका मैं बता देता हूँ ऐसे कैसे करेंगे। देखो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 ही कम 8, मैं ले लेता हूँ 15। 1 से कटेगा 1 या 3 पंजे 15। अब इसमें देखो, इसमें ये मैं से पे महत्तम समापवर्तक यानी कि क्या, यानी कि HCF हाई कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, वो मेरा कहा जाता है असहभाज्य संख्या। जो केवल 2 वे संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो जाती है, वे मेरी सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाता है। मैं एक और ऐसी संख्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 7 और 8 ले लेता हूँ। देखो 7 क्या हो जाएगी, 1 गुना 7, मैं ले लेता हूँ 8, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसमें क्या ये, इसमें एक ही है ना, मैं सब पे क्या है, HCF क्या है इसका, HCF कितना आया 1। तो जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है, वे मेरी कहला जाती है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या। चीज़ें क्लियर हो रही है क्या? चीज़ें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बहुत तेज़ी से। परिमेय संख्या क्या होती है मेरी? परिमेय संख्या, अच्छा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर।
परिमेय संख्या हमेशा वे संख्याएं होती है, ठीक है, एक पूर्णांक तो मेरा एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक को आप भाग दें, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर लघुत्तम प्राप्त होता है, यानी कि लघुत्तम प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या कहलाई जाती है। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखें, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू किसके, 0 के हो, नॉट यानी कि 0 से एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, 0 से एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, तो वे मेरी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2 हो गया मेरा, 1 भी हो जाता है, क्योंकि 1 के नीचे क्या है मेरा, 1 तो होता ही है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, 2 3 4, इन सभी के नीचे 1 है मेरा बच्चा, इन सभी के नीचे क्या है मेरा, 1 है। तो एक बार और समझिए, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है, ठीक है, जो लघुत्तम यानी कि लय से प्राप्त होता है, इसको इससे मैं भाग करूँ, ठीक है, इसको इससे मैं भाग करूँ, तो जो मेरा आएगा वो मेरा क्या होता है, मेरी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है, और जो मेरा हर होता है ना, हर ये ऊपर अंश होता है, ये मेरा हर होता है, अंश जो होता है मेरा, हर जो मेरा होता है वो नॉट इक्वल हमेशा रहना चाहिए किसके, 0 के, ये कभी 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या की यही पहचान होती है, परिमेय संख्या की यही पहचान हो सकती है कि वो मेरा 0 नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे परिमेय संख्या होती है जो, ठीक है, जो वे वास्तविक संख्याएं होती है जो किसमें हो, जिनका पूर्ण कुछ पॉइंटों में आए, यानी कि मतलब पूरी तरह से विभाजित ना हो सके। जैसे √2 ले लिया मैंने, जैसे √2 ले लिया, तो √2 का क्या मान होता है, 1.414, और ये भी सीमित नहीं है, ये भी अंत तक जाता है। √3 की वैल्यू कितनी है मेरी, 1.732, और ये भी नहीं रुकने वाली, ये भी अंत तक जाती है, ठीक है, ये भी मेरी अनंत तक जाती है। मैं ले लूँ 1/2, ये भी मेरी क्या हो जाती है, ये भी मेरी क्या है बेटा, ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को, यानी कि अपरिमेय संख्या आप इस तरह से मान के चलिए, वे वास्तविक संख्याएं होती है जो परिमेय नहीं है, यानी कि जिसका हर लगभग आप 0 के इक्वल भी रख सकते हैं, यानी कि 0 तो वो सारा 0 हो जाएगा यदि हर 0 हो गया। और जो देखो ये सीमित नहीं है बेटा, ये कभी रुकेगी नहीं, ये कभी रुकेगी नहीं, ये तो सीमित है ना। देखो आपने 1/2 लिखा था, मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 2 पंजे 10, बिल्कुल 0.5 पे समाप्त होगी ना बात, 0.5 पे। लेकिन ये कभी रुकती नहीं है, ये कभी रुकती नहीं है, ये अनंत तक जाती है। आप जैसे मैं आपसे ले लूँ 2 को आप 3 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ 0, 3 छंग 18, 2 आया, फिर पॉइंट लग रहा है 0, 3 छंग 18, तो क्या ये रुकेगी, क्या ये रुकेगी, नहीं रुकेगी ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको √ में यदि हम डाल लेंगे तो ये मेरी क्या हो जाती है, ये मेरी अपरिमेय संख्या हो जाती है। यानी कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वे सब मेरी क्या कहलाई जाती है, अपरिमेय संख्या कहलाई जाती है, अपरिमेय संख्या कहलाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर मेरा क्या होता है, रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर ठीक है, वास्तविक संख्या मेरा कहलाती है, यानी कि रियल नंबर कहलाई जाती है। यानी कि अब आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं कि परिमेय संख्या ले लो, यानी कि परिमेय संख्या भी मैंने बताई आपको ऊपर, और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को एक रूप में ले आओ, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या क्या होता है मेरा, वे सभी संख्याएं वास्तविक नहीं होती
वे सभी संख्याएं वास्तविक नहीं होती। या कुल मिलाकर मैं ये कह दूं कि जो जीरो से कम हो वे मेरी काल्पनिक संख्या कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? काल्पनिक संख्या कहलाई जाती है। ठीक है, वास्तविक जो संख्या वास्तविक ना हो, आप एक चीज़ याद रखो, अब वास्तविक संख्या याद रख लो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाई जाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का रूप कहलाया जाता है। अब काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या में इसमें भी बिल्कुल जो संख्या वास्तविक नहीं हो सकती वो हमारी काल्पनिक होती है। यानी कि ये होती है √2। अब देखो √4 ले लो, √4 का वर्गमूल करूँ तो -2 आएगा ना, -2 आएगा, जो कि क्या है? लेस देन किससे है? 0। मैं √9 ले लेता हूँ माइनस के, क्या आएगा? -3 आ गया। लेस देन क्या? 0। तो ये मेरी क्या होती है? ये मेरी संख्या क्या होती है? अवास्तविक संख्या। इनको हम काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो बेटा आज मैथमेटिक्स में केवल इतना ही रखते हैं। आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स समझने से पहले हमें संख्याओं का पता होना चाहिए कि कौन सी मेरी संख्या किस तरह की होती है। चीज़ों को रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे। मैथमेटिक्स में कभी रट्टाफिकेशन नहीं चलती है। अगर आप रट्टा मारोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, और चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो मैथ आपकी समझ में आएगा नहीं, आप 0 के 0 पे ही बने रहेंगे। तो बहुत अधिक आपको चीज़ें याद रखनी है और चीज़ों को अपने दिमाग में घुसेड़ लेनी है कि आप किस तरह से चीज़ों को करेंगे। अपनी एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको किस समय क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हमें फॉर्मूला बनाना है। डायग्राम विशेषकर आप बना के चलिए। ठीक है, चीज़ों को बार बार करिए, कंटिन्यू जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया, आपने 2 दिन छुट्टी मार ली, 3 दिन किया, आपने 5 दिन छुट्टी मार ली। ऐसे मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होता। आपकी पकड़ होनी चाहिए। कल को हम बताएंगे कि शुरुआत से मैथमेटिक्स में और आपको नंबर्स के बाद आपको क्या करना चाहिए जो आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो। सबसे पहले तो जो मैंने आपको आज पढ़ाया इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, इसको समझिए कि हमारी संख्याएं होती क्या है। मैंने आपको डिजिट से लेके अंत तक वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं तक मैंने आज आपको बताया है। इसके बारे में आगे तक चलिए। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर दबा लिए, अपने मित्र